एक तरफ कोलकाता रेप मर्डर केस से पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेप छेड़छाड़ से जुड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसके बाद सवाल समाज पर उठ रहा है। कामकाजी महिला हो या फिर होम मेकर्स यानी कि गृहिणियां हो, स्कूल की बच्ची हो या फिर कॉलेज जाती हुई लड़की हो, सबके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खौफ जरूर होता है। और ये खौफ सिर्फ उस दरिंदे से नहीं होता है जो कि रेप की फिराक में होता है, छेड़छाड़ करने के लिए घूम रहा होता है। ये खौफ है समाज के हर उस व्यक्ति से जो कुछ भी गलत होने पर आवाज नहीं उठाता है। आजकल तो लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन मदद के लिए वो आवाज नहीं उठाते हैं। आज मैं ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि धर्म नगरी उज्जैन में महापाप हुआ है। एक ऐसा महापाप जिसे सुनने में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसानियत को झकझोर दे रही है ये खबर। अब आपको विजुअल दिखाते हैं, इस विजुअल को देखिए। ये विजुअल दरअसल हमने पूरा ब्लर किया है क्योंकि हम टेलीविजन पर इसको आपको दिखाई नहीं सकते हैं। डार्क ब्लर किया है इस वीडियो को, इससे ज्यादा आपको दिखा नहीं सकते हैं, ना आप इसको देख पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो जो आप इस वक्त मेरे साइड में देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये मेन रोड है, ये उसके किनारे फुटपाथ होता है, वहां सरेआम रेप हो रहा है। इंसानियत को सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली ये घटना है। पूरी वारदात का वीडियो कोई बनाता रह जाता है। सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो इसको फिल्म कर रहा है, लेकिन वो बचाने की हिम्मत नहीं रखता है और बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करता है और ये वीडियो वहीं से वायरल हो जाता है। उज्जैन की खबर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें नोएडा, दिल्ली एनसीआर नोएडा में हुए महापाप के बारे में। यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शिक्षा के मंदिर से जुड़ी यह अहम खबर है। नोएडा की हैरान कर देने वाली यह वारदात है जो कि 3 सितंबर की है। सेक्टर 12 के मॉडर्न स्कूल में 6 साल की बच्ची के साथ स्कूल में काम करने वाले एक मजदूर ने छेड़छाड़ की है। बच्ची ने क्लास टीचर को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन क्लास टीचर नहीं सुनती है, प्रिंसिपल भी नहीं सुनती है। इस मामले की पूरी जानकारी होती है। वो क्या करते हैं, इस संगीन वारदात को छिपाने की कोशिश करते हैं और जो आरोपी लेबर है जिसका जिक्र मैंने पहले किया, उसको भगा दिया जाता है वहां से। सुपरवाइजर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठेकेदार भी इसमें इन्वॉल्व होता है, आरोपी की मदद करता है, आरोपी को भगाता है। पीड़ित बच्ची ने घर जाकर अपने घर वालों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिवार ने सेक्टर 24 थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। जिस तरह से स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर ने पूरे मामले में शर्मनाक रवैया अपनाया है, बच्ची के साथ जो घटना हुई है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की है, वो हम सबको हैरान कर देती है कि कैसे ऐसे शिक्षा के मंदिर में ऐसी कोई घटना भी हो सकती है। कितनी विश्वास के साथ माँ बाप बेचते हैं अपने बच्चों को, लेकिन बस भेजने के बाद क्या होता है। ऐसी घटना नोएडा के मॉडर्न स्कूल से आई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। स्कूल की प्रिंसिपल, क्लास की टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सुपरवाइजर है, ठेकेदार है, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। स्कूल की बहुत बड़ी लापरवाही है ये, और इसी लापरवाही की वजह से वो जो आरोपी लेबर है वो भागने में कामयाब हो जाता है। 6 साल की छोटी सी बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आता है। स्कूल का ऐसा रवैया हैरान कर देता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये एक तरह से रूल है कि स्कूल्स में छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को बैड टच और गुड टच की जानकारी दी जाए। वो 6 साल की छोटी बच्ची अपनी क्लास टीचर को कहती रही कि उसके साथ बैड टच हुआ है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। क्लास टीचर ये बात जाकर प्रिंसिपल मैडम से करती है और दोनों की मिली साठ गांठ में इस बात को छुपाने की कोशिश की जाती है। ये बच्ची घर जाती है और घर जाके अपने घर वालों को कहती है कि उसके साथ बैड टच हुआ है। जिस शिक्षा के मंदिर में बैड टच और गुड टच सिखाया जाता है, उसी शिक्षा के मंदिर में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। उस लेबर को ये टीचर्स, ये प्रिंसिपल मिलकर भगा देते हैं। क्यों? ताकि उनके स्कूल की रेपुटेशन मेंटेन रहे। सवाल कई सारे उठते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसी हरकत को अंजाम क्यों, ऐसा स्कूल में हुआ ही क्यों? ज्यादा जानकारी संतोष पाठक हमारे संवाददाता दे रहे हैं। संतोष, बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। शिक्षा के मंदिर में ऐसी जघन्य अपराध को अंजाम देना, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस खबर पर? ये नोएडा के लिए बड़ी शर्मनाक घटना है, क्योंकि नोएडा के प्राइवेट ऑफिस 6 साल की एक बच्ची के साथ स्कूल में वहां पे काम करने वाले एक मजदूर ने छेड़खानी करने की कोशिश की। और जब बच्ची ने जाकर के अपनी क्लास टीचर जो सरिता सुनेजा हैं उनको बताया भी कि सर मेरे साथ मैम मजदूर ने ऐसे ऐसे हरकत की है,
तो उन्होंने अपनी हेड मिस्ट्रेस जो स्कूल की थी, मॉडर्न स्कूल है सेक्टर 12 में, उसकी हेड मिस्ट्रेस प्रीति शुक्ला के साथ मिलकर के इस मामले को केवल दबाने का काम किया। उन्होंने बच्ची को भी कहा कि किसी से तुम बताओ नहीं, और चुपचाप जो वहां पे काम कर रहे थे मजदूर, उसको उस ठेकेदार ने वो स्कूल से भगा दिया। मतलब कहाँ उसको पकड़ करके पुलिस को सौंपना चाहिए था, उसको सजा देनी चाहिए थी, उसको बल्कि कोशिश करके इन लोगों ने भगाया और बच्ची को डांट करके उसको धमकाया गया कि चुपचाप इस बात को किसी को बताना नहीं है। अब संतोष, 6 साल की बच्ची को क्या समझ, उस 6 साल की बच्ची को इसी स्कूल में सिखाया जाता होगा बैड टच गुड टच क्या होता है। जब बच्ची ने क्लास टीचर को बताया, जब क्लास टीचर ने प्रिंसिपल को बताया, तो उस आरोपी को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? क्या स्कूल की रेप्यूटेशन उस लड़की की हेल्थ, उस लड़की के फिजिकल मोलेस्टेशन, उस लड़की के मेंटल मोलेस्टेशन से ज्यादा बढ़कर थी? नहीं, पुलिस को सौंपने के बजाय इन्होंने तो उस आरोपी की मदद की, उसको भगाने में मदद की। जो ठेकेदार था और सुपरवाइजर थे और प्रिंसिपल और ये टीचर, इन चारों ने मिल करके ये मामला दब जाए किसी बिल्कुल संतोष, और इसी को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नोएडा का ये मामला था। मैं उज्जैन वाली खबर पर लौटूंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली के सुल्तानपुरी की इस घटना को सुनिएगा, जहां पर एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। यहां एच ब्लॉक के एक स्कूल में 13 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। छात्रा ने स्कूल के टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आक्रोशित छात्रों के परिजनों ने स्कूल का घेराव किया है। और आपको यह भी बता दें, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूं मैं, जहां पर स्कूलों से जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो हमें सवाल पूछने को मजबूर कर देती हैं कि टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, जो बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, जो बच्चों के भविष्य को शेप करते हैं, और जब उन टीचर्स पर ऐसे आरोप लगते हैं तो लोगों के मन में आक्रोश आता है, माँ बाप के मन से भरोसा उठ जाता है। और इसी को देखते हुए आपको यह भी बता दें कि नोएडा दिल्ली की घटना आपने देखी। अब मैं आऊंगी अपने शो पर, जिस पर बात उज्जैन की घटना की हो रही थी। उज्जैन की घटना ने समाज का बेशर्म घिनौना चेहरा एक बार फिर हम सबके सामने रखा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि फुटपाथ पर 4 सितंबर यानी कि बुधवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसे सड़क पर चल रहे किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा। लोगों ने इसे देखा है, लोगों ने इसे इग्नोर किया है, लोगों ने इसे फिल्म किया है। जिसने इग्नोर किया है उसने भी वीडियो बनाया है, लेकिन किसी ने भी पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि कोशिश लगातार की जा रही है। महिला को बचाने की कोशिश की गई, तरह तरह की बातें की गई है, सड़क पर चलते लोगों की नजर रही होगी, किसी ने नहीं बचाया। और यह सवाल खड़े करता है, बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब वीडियो सामने आता है, उसमें यह पता चलता है कि रेप की घटना घट रही थी और सामने से कोई वीडियो बना रहा था, इसे वायरल कर रहा था। उज्जैन पुलिस पर दबाव पड़ता है और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि महिला की तलाश शुरू हो जाती है, उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ये वो रेप का वीडियो है, ये उस फुटपाथ का वीडियो है, ये उज्जैन का वीडियो है जहां पर लोग अपनी धार्मिक आस्था के लिए जाते हैं। वहां पर बीच सड़क, आप इसके पीछे देखिए, दुकानें आपको दिख रही होंगी इस फुटपाथ के पीछे। बीच सड़क पर ऐसी घटना होती है फुटपाथ के पास में। क्या वहां सीसीटीवी नहीं लगे रहते हैं? क्या लोग नहीं रहते हैं? बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक महिला और एक पुरुष के एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में लिया गया, जिसके बाद महिला को थाने पर लाकर पूछताछ की गई। महिला और पुरुष उससे परिचित होना पाया गया विवेचना के दौरान। उनके द्वारा साथ में शराब का सेवन किया गया, जिसके बाद उनके बीच में जो भी बातचीत हुई, उसके बाद महिला की तरफ से रिपोर्ट दर्ज की गई, आरोपी को आइडेंटिफाई किया, उसको गिरफ्तार किया गया। दोनों का आपत्तिजनक अवस्था में जिसने वीडियो लिया है उसकी तलाश की जा रही है, और जिसने वीडियो वायरल किया उसको तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला की उम्र 45 साल की है, जो कचरा और प्लास्टिक बिनने का काम करती थी। आरोपी से उसकी पहले से जान पहचान थी, जो उसे कोयला फाटक के पास मिला, शादी का झांसा देता है, शराब पिलाता है और फिर सड़क किनारे लगे डस्टबिन की आड़ में उसको ले जाता है। फुटपाथ पर ही उसका रेप करता है। महिला का यह भी आरोप है कि उसे रेप के बाद धमकी दी गई है। सवाल वही है कि इस पूरी घटना को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? अगर महिला के साथ
शराब पी ली तो किस हक से उसने इस तरह की जघन्य अपराध को अंजाम दिया है? सार्वजनिक जगह पर ऐसी हरकत करना क्या अपराध नहीं? और सार्वजनिक छोड़िए, आप कहीं पर भी इस तरह की घटना करना कितना बड़ा अपराध होता है? ऐसा वीडियो बनाने वाला, उस पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि वो बराबर का दोषी है। उसने वीडियो बनाया, उसने रोका नहीं, वो फिल्म करता है, वो उस वीडियो को वायरल करता है। कई सारे सवाल इस वीडियो को देखकर खड़े हो रहे हैं। अब आपको ये दिखाते हैं, वो सड़क दिखाते हैं जिसको आप इस वक्त फुटेज में देख रहे हैं। हमारी टीम वहां पर गई थी और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जब हमारी टीम वहां पर पहुंची थी तो आपको वीडियो दिखाती हूं कि वो सड़क कैसी है। और इसी बीच आपको बता दें, ये वो सड़क है, ये उज्जैन की वो सड़क है जो आप देख रहे हैं। इसी के बगल में फुटपाथ है। कितनी बिजी सड़क है आपको इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक तरफ जहां देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, गणपति बापा मोरिया के गूंज नजर आ रही है, मूर्तियां बिक रही है। ये सेंटर चौक, ये देखिए गणेश की मूर्ति आपको नजर आ रही होगी। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, स्कूटी है, कार है, ऑटो है, ट्रांसपोर्ट के हर सिस्टम यहां नजर आ रहे हैं। और इसी बीच सड़क में जहां सरकार सीसीटीवी के दावे करती है, जहां सरकार कहती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, वो कई सारे सवाल खड़े करती है। अब आपको ये दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर और पहली तस्वीर, ये एक ही जगह उज्जैन की तस्वीर है। जो दूसरी तस्वीर है वो रेप की वीडियो है जो शख्स ने वायरल किया है। और जो पहली तस्वीर है उस जगह की, उस चौक की दिखा रहे हैं जिस चौक के पीछे जो फुटपाथ बना हुआ है, वहां पर इस रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, जो कई सारे सवाल खड़े करता है। चलिए, आपने देखा, उस सड़क को देखा, कितनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। कोयला फाटक के मेन रोड को भी देखा। और आपको यह भी बता दें कि उस मेन रोड पर पेट्रोल पंप है, अस्पताल है। इस घटना के बाद सवाल उज्जैन पुलिस पर उठ रहे हैं, जिसके बाद रेप का वीडियो बनाने वाले उस शख्स की भी तलाश जारी है। पुलिस उसमें जुटी हुई है जिसने ये वीडियो बनाया है, उसे वायरल किया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तलाश कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का एक्शन लाजमी भी है क्योंकि उज्जैन खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव का होम टाउन है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये हालात हैं, ये समझ में आता है कि अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो प्रदेश के क्या हालात होंगे। जहां मध्य प्रदेश में विकास के दावों की बात की जाती है, वहां फुटपाथ पर एक महिला का रेप होता है और उस पर मुख्यमंत्री का कोई बयान सामने नहीं आता है। ये कई सारे सवाल खड़े करता है। अब आपको बताते हैं कि उज्जैन के मुख्यमंत्री मोहन यादव का होम डिस्ट्रिक्ट उज्जैन है। अगर वहां इस तरह की घटना सरेआम हो रही है, सवाल पुलिस को लेकर है, सवाल सरकार को लेकर है। और यही वजह है कि इस पर अब राजनीति भी खूब चल रही है। इसी राजनीति को देखते हुए आपको बताएं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है, हमला बोला है और लिखा है कि अगर, जो उनका ट्वीट है वो आपको दिखाते हैं, आप इस ट्वीट को देखिएगा। जीतू पटवारी हैं, उन्होंने लिखा है, धर्मनगरी उज्जैन एक बार फिर कलंकित हुई है। इस बार भी काला टीका उज्जैन की कानून व्यवस्था के माथे पर लगा है। मध्य प्रदेश में दिन दहाड़े खुली सड़क पर बलात्कार हुआ है। मुख्यमंत्री के गृह नगर में यह हाल है। अब गृह मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश सरकार के एक एक मंत्री से यह सवाल है। और उन्होंने सवाल पूछा है और बोला है कि आखिर खून में उबाल कब आएगा। बीजेपी को टैग किया है, नरेंद्र मोदी को टैग किया है। उनका ये ट्वीट है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में हर दिन 18 बेटियों के साथ रेप होते हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए। रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। हद तो तब हो गई जब उज्जैन मुख्यमंत्री का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सार्वजनिक स्थान पर फुटपाथ पर एक बहन का रेप कर दिया। क्या हालात है मध्य प्रदेश के? क्यों मौन है मुख्यमंत्री? क्यों मौन है शिवराज सिंह चौहान? क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी? क्यों नरेंद्र मोदी जी को एक शब्द भी इस पे बोलते नहीं आता है? ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानूनी व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। मैं तो कह रहा हूं कि ये लूट, रेप, ये सब तो पूरे प्रदेश में हर जिले में हर जगह चल रहा है।
अब इस पर एमपीडी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी रिएक्शन सामने आया है। वो सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ऐसे लोगों को फांसी दिलाने का कानून बीजेपी ने बनाया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जीतू पटवारी जी, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं और रोज यही सर्चिंग करते हैं, दुर्भाग्यजनक है। उज्जैन में फुटपाथ पर महापाप तो हुआ है, इसी के साथ एक अस्पताल में भी महापाप हुआ, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के महिला अपराध के आंकड़े देखिए और इन आंकड़ों को देखिए, समझिए कि क्या हालात हैं। मध्य प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़े आप देख रहे हैं। 2013 की बात की जाए 22,061 केसेस आए हैं, 14 में 28,756, 15 में 24,231 मामले महिला अपराध के दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी के डेटा है। 16 में 26,604, 17 में 29,788, 2018 में 28,942 ऐसे केसेस हैं जो महिला अपराध के दर्ज किए गए हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं हम सब देखकर कि आंकड़े क्या बता रहे हैं। 19 में 27,560, 20 25,640, 21 30,673, 2022 में 32,765 ऐसे केसेस हैं जो महिलाओं में अपराध के केसेस सामने आए हैं। अब अगर इनमें से रेप के मामलों का जिक्र किया जाए तो वो आंकड़े भी कम नहीं है। उसे देखकर भी आपको हैरानी होगी कि कितने ऐसे केसेस हैं जो रेप से जुड़े मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 17 में 5,562, 18 में 5,443, 19 में 2,485 केसेस रेप के मामले हैं जो सामने आए हैं। 20 में 2,339, 21 में 2,947, 2022 में 3,029 मामले रेप के दर्ज किए गए। आप सोचिए, ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर किए गए हैं, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं किए जाते हैं। वो किसी भी प्रदेश का जिक्र क्यों न किया जाए। एनसीआरबी के ये आंकड़े हमने आपको बताए हैं और साथ ही ये भी बता दें कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में पूरे देश में मध्य प्रदेश के मामले तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर राजस्थान, जहां के केसेस 5,399, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था जहां के केसेस 3,690 और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर था जहां के केसेस थे रेप के 3,039 केसेस। ये संख्या किसी भी प्रदेश की कम नहीं है। तीनों ही प्रदेशों की अगर बात की जाए, अगर हर दिन का आप हिसाब लगाइए तो मध्य प्रदेश में एक दिन में 8 से ज्यादा रेप होते हैं, जो सवाल और चिंता का विषय जरूर बने हुए हैं। उज्जैन में फुटपाथ पर रेप के अलावा उज्जैन की ही बड़नगर तहसील के संजीवनी अस्पताल में रात में 3:30 बजे छेड़छाड़ की वारदात हुई है। यह टाइमिंग कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप हत्याकांड की टाइमिंग है। 8 से 9 अगस्त, आपको याद होगा कि रात को कोलकाता में जो कुछ हुआ, देश में क्या आक्रोश था, अब तक उसमें इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। वहीं उज्जैन में आईसीयू वार्ड में नर्सिंग कर्मचारी ने इलाज कराने आई थी। वो इलाज के लिए आती है, वो आईसीयू जाती है। कितनी उसकी कंडीशन क्रिटिकल होगी, आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो आईसीयू में रहती है। महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू की गई तो वो चीख उठी। गनीमत ये रही कि उस समय वार्ड में कुछ और भी पेशेंट्स मौजूद थे, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उज्जैन में भी कोलकाता कांड दोहराया गया होता। ये गनीमत रही कि उसकी गिरफ्तारी हो गई। आईसीयू में जाती है, उसकी क्या कितनी क्रिटिकल कंडीशन होगी, आप समझ सकते होंगे कि आईसीयू में कब कोई जाता है। अब आपको दिखाते हैं, आपने देखा मध्य प्रदेश के क्या स्टैट्स हैं और ये स्टैट्स हमें ये दिखाता है, ये स्टैट्स मिरर हैं कि देश में चल क्या रहा है। अब आपको पूरे देश के आंकड़े दिखाते हैं कि रेप की वारदातों के बारे में। इस डिटेल को ध्यान से सुनिएगा, यकीन मानिए इन्हें देखने के बाद आप चौंक जरूर जाएंगे। एनसीआरबी का डेटा आपके सामने रख रहे हैं, देश में क्या हालात है, देश में आंकड़े कितने हैं। 2017 से इसकी शुरुआत की जाती है। 2017 में 32,559 केसेस थे जो दर्ज किए गए थे। 2018 की बात की जाए 33,000
356, 2019 में 32,032 केसेस थे। ये देश भर के आंकड़े इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि क्या स्टैट्स रहा है। 20 में 28,046, 21 में 31,667, 22 में 31,516 ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं। हजारों की तादाद में ये केसेस है। ये कोई आंकड़े कम नहीं है। इन आंकड़ों को कम बिल्कुल मत समझिएगा। एक रेप का केस, उस महिला के साथ क्या कुछ होता है, फिजिकल एक्सटॉर्शन के साथ साथ वो मेंटली कितना हिल जाती होगी, शायद वो महिला ही जान सकती है, उसके परिवार वाले ही समझ सकते हैं। रेप की ये वो घटनाएं हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, सैकड़ों हजारों वारदातें होती हैं जिनमें एफआईआर दर्ज ही नहीं की जाती है, उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता है। देश में महिला अपराध बहुत बड़ा मुद्दा है और ये गंभीर मुद्दा है। इसे इस बात से समझा जा सकता है, पिछले 2 महीने के आंकड़े अब रख रहे हैं। पिछले 2 महीने में देश में 149 रेप के केसेस दर्ज हुए हैं। 13 से लेकर 18 साल की मासूम बच्चियों के साथ रेप केसेस की संख्या 93 है। इतने सारे केस दर्ज हुए तो आपको लग रहा होगा कि इसमें सजा भी हुई होगी, लेकिन सजा से ज्यादा सबूत के अभाव यानी कि सबूत की कमी में आरोपी बरी हो जाते हैं। देश में महिला अपराध के खिलाफ सख्त कानून है, बावजूद इसके रेप के आरोपी बरी हो जाते हैं। आपके सामने अब आंकड़े रखते हैं, उन आंकड़ों को देखिए, उन आंकड़ों को समझिए और उन आंकड़ों पर आप सवाल भी कर सकते हैं। 2017 की अगर बात की जाए तो रेप के केसेस, जैसा कि हमने आपको बताया, 32,559 थे, जिनमें से दोषी 6,957 होते हैं और 15,068 लोगों को बरी कर दिया जाता है। 2018 के आंकड़े देखिए, रेप के केसेस 33, 356, दोषी 5,969, बरी 14,391। तो हजारों की तादाद में जो बरी है वो ज्यादा किए जा रहे हैं। 19 में देखिए 32,032 केसेस थे, दोषी 5,787, बरी 13,660। तो इन सभी आंकड़ों में आपको एक चीज तो सामान्य दिख रही होगी कि जो बरी किए हुए लोग हैं उनका आंकड़ा कितना ज्यादा है, डबल से ट्रिपल है उनका आंकड़ा, और जो इसमें एक्यूज होते हैं, जो कन्विक्ट किए जाते हैं, उनके आंकड़े कम बताए जा रहे हैं। 20 का ये मामला देखिए, 28,046 केसेस दर्ज होते हैं, जिसमें बरी जो है 6,842 लोग, दोषी 4,473 लोग दोषी पाए जाते हैं। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं, देश भर के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। कितने रेप केसेस होते हैं, कितने रजिस्टर होते हैं, कितने बरी होते हैं, कितने कन्विक्ट होते हैं, कितने एक्विट होते हैं, ये समझना जरूरी है। कितने ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर ही नहीं हो पाते हैं। 21 की बात की जाए 31,677, दोषी 4,227 और बरी आप देखिए डबल आंकड़ा है, 9,558 ऐसे केसेस हैं जिनमें लोगों को बरी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के सामने सबूत पेश ही नहीं किया जा सकता है। महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के मुताबिक कड़ी सजा के प्रावधान तो है। भारतीय दंड संहिता 1860 में अमेंडमेंट करके रेप के मामले में मिनिमम पनिशमेंट को 7 साल से 10 साल बढ़ा दिया गया था। और ध्यान से सुनिएगा, जो छोटे बच्चों के साथ केसेस आते हैं उसमें 12 साल से कम की उम्र की बच्चों के साथ अगर रेप या गैंगरेप का मामला होता है तो कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में उम्र कैद और फांसी की सजा भी दी जा सकती है। 16 साल की कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप के मामले में 20 साल आजीवन उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। रेप एंड मर्डर केस में फांसी का प्रावधान है। निचली अदालतें ऐसे मामले में दोषियों को फांसी दे देती हैं। जो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पलट दिए जाते हैं। लेकिन पिछले 2 दशक की बात की जाए, यानी कि पिछले 20 सालों की अगर बात की जाए, तो रेप मर्डर केस में 5 दोषियों के नाम आए थे। इन केसेस में 2 दोषियों को सिर्फ फांसी पर लटकाया गया। आप सोचिए 2 दशक में 2 केसेस हैं जिसमें फांसी हुई है। 1990 में 14 साल की बच्ची से रेप मर्डर मामले में दोषी धनंजय चटर्जी को 14 अगस्त 2004 में कोलकाता में फांसी दी गई थी। 2012 का आप सबको केस याद होगा, निर्भया गैंगरेप मर्डर केस था। और आजादी के बाद ये पहली बार हमारे देश में हुआ है जब 4 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। यही वो 2 केसेस हैं जिसका जिक्र कर रही थी, जो पिछले 2 दशक में फांसी पर गए हैं। हम रेप के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध होते हैं। जबलपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है।
जबलपुर में सरकारी गर्ल्स कॉलेज की 70 छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग हुई है। ये प्रोटेस्ट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहा था, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया गया था। सनसनीखेज मामला है। यह आरोप लगाया गया है कि अश्लील वीडियो वायरल किया गया है। अश्लील वीडियो वायरल करके उनको ब्लैकमेल किया गया है। स्टूडेंट्स की फोटो देखिए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी फोटो आपको दिखा रहे हैं, जिनको साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ब्लैकमेल की घटना हुई थी। कुछ लड़कियों से इस मामले में पैसे भी वसूले गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अश्लील वीडियो भेजे गए हैं वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए गए हैं और लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले को, जो ब्लैकमेल कर रहे थे, वो खुद को पुलिस का अधिकारी बता रहे थे। और ये खबर जो है वो सख्ते में डाल दी है। क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, उज्जैन से जबलपुर, जबलपुर के बाद कोलकाता की घटना से हम बाहर नहीं आए थे कि उज्जैन वाले वीडियो ने लोगों में कई सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। इसी के साथ आज मेरे साथ इंडिया बोल रहा है मैं इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे और एजेंडे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।